देखो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट समझते हो क्या? आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट है? नहीं, किसी के ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट विश्वास होता है। संस्था। हाँ, एक संस्था है। बिरला की ट्रस्ट नहीं है, जैसे बिरला ट्रस्ट अपने यहाँ पे बिरला एजुकेशन ट्रस्ट नहीं सुना क्या? वो वाला ट्रस्ट है, ये विश्वास वाला नहीं है। ये कोई फंड कर रहा है, मतलब इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पर। कितने रुपए? 30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप बॉन्ड। 2 तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखो सबसे पहले मैंने ये लिखे 30,000 रुपए और इसको 2 टाइप से किया। मान लो पहले में 10,000, दूसरे में 20,000, पहले में 12,000, दूसरे में 18,000। हमें नहीं पता कि किस किस टाइप से कर रहा है। मैंने मान लिया पहले में एक्स है, कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो दूसरे में कितने करेगा? बच गए वो कितने बचे लकी, है ना? ये इंटरेस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद करके बॉन्ड द फर्स्ट टाइप, इस पे जो पे करेगा ना, इसका पेज इंटरेस्ट कितना है? 5% है, जबकि इसका पेज इंटरेस्ट कितना है? ये क्लियर? इतनी बात क्वेश्चन की मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको 8th क्लास से निकालोगे, क्या बोलते हैं वो, एसआई के फॉर्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। बट हमें इसमें स्पेशली एक बात मेंशन की है, किससे निकालनी है? मल्टीप्लिकेशन, और वो भी किसकी? यूजिंग मैट्रिक्स, उसकी हेल्प से निकालना है, ठीक है। अब जो इसका पूरा करेंगे, दोनों के ट्रस्ट के ऊपर ऑब्टेन, तो एनुअली टोटल इंटरेस्ट उन्हें कितना मिलेगा? पहले पे, दूसरे पे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ गया समझ में। तो यहां पर देखो ये अपनी अमाउंट है, तो अमाउंट के फंक्शन को मैंने मैट्रिक्स ए मान लिया, यानी कि जिसके अंदर मैंने पहली अमाउंट मानी एक्स और दूसरी अमाउंट क्या मान ली? क्लियर है? अब आप कहोगे सर इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो, खड़ा लिख दो ना, आपकी कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा लो भी आप कह रहे हो तो खड़ा लिख देता हूँ। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको खड़ा पसंद है या हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। अब इसका बी पे आ जाओ, किस पे आ गए? इस पे लेंगे। ये अमाउंट के लिए मैंने ए लिया था, ये मैं बी की बजाय चाहूं तो इंटरेस्ट ले सकता हूँ, ठीक है। यानी कि या तो मैं ले सकता हूँ 5% और या ले सकता हूँ दोनों को ऐसे, या फिर इनको खड़ा हुआ। समझ में आ रही बात? परसेंटेज को मत लगाओ भले। 2 मैट्रिक्स बन गई ना, कैसे बनाया पता लगा। लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि ऐसे पता लग रहा है कि अमाउंट इनटू इंटरेस्ट दोनों इक्वल आएंगे टोटल इंटरेस्ट के इक्वल। क्या बात समझ आ रही? बात समझ? ये अमाउंट का मतलब ये जो है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है जी? 1 इंटू, जबकि इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू, इसका ऑर्डर क्या है? जबकि इसका ऑर्डर क्या है? अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या कहता है कि पहले कॉलम का, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी के रो के इक्वल हो। यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं, इसके साथ करवाऊं या इसके साथ, अगर आप इसे लोगे तो इसके यहाँ पर कितना है? तो इसे ले सकते हो या उसे ले सकते हो? समझ में आ रही है मेरी बात? हमें इसे क्यों लेना पड़ेगा। और अगर आप कहोगे सर इसे लो, तो ऐसे में लास्ट में क्या है इसके, तो फिर आपको ये लेना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में? ऊपर से गई? चलो तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाला, उसका ले लूंगा ये। आप चाहो तो उन दोनों को भी ले सकते हो। यानी अमाउंट क्या है आपका बोलना? एक्स और, ठीक है, इनटू में इंटरेस्ट। अच्छा मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि ए बी और बी ए क्या इक्वल होते हैं क्या? तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो? ध्यान रखना। तो वो क्या आएगा? 5 और 7, ठीक है। और इजिकल टू में टोटल इंटरेस्ट पहले के लिए कितना है? ए पार्ट के लिए वो ले लो, तो ले लिया। इस x को इससे मल्टीप्लाई किया 5x आया, फिर इसको इससे करवाया तो कितना आएगा? पहले 7 को इससे कितने? 7 3 जा, दोनों 21 और आगे 4 0 लगा दो। समझ में आ गया? फिर 7 को इससे कराया तो 7x माइनस का, और इजिकल टू में, क्लियर है? 7x से 5x माइनस को माइनस का 2x बचेगा, ये उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1800 माइनस 21 और 4 0। अब इनको माइनस करके x की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकलेगी? सेम जब इसका b पार्ट करो उस टाइम पे यहाँ पर इसकी जगह पर क्या ले लोगे? 2000 ले लोगे और फिर से सोल्व कर दोगे ना। तो इस क्वेश्चन का ये हिस्सा तो लिख लो, अगला पार्ट आप खुद करोगे, फिर मैं अगला करके दिखाता हूँ। तब तक राइट डाउन। देखो अगला क्वेश्चन ये है ना,
बट आप कह रहे हो पिछले में एक मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक? आपने कहा कि ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया था, तो आपका नंबर क्या था? एक्स और 30,000 माइनस एक्स। हाँ ना, जबकि बी की वैल्यू क्या थी? 5 और 7। लेकिन अगर याद हो तो उसके यहाँ पर परसेंटेज लगा हुआ था। इट मीन्स परसेंटेज का मीनिंग होता है इसके नीचे आपको 100 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? और इक्वल टू में कौन चल रहा है इसके? ये चल रहा है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 5 को इससे, यानी कि ये कितना है? 5x/100 प्लस इसको इससे कराएंगे तो 21 और 4 0 अपॉन में 100, और फिर इससे कराएंगे तो -7x अपॉन में 100, यही तो आएगा। और इक्वल टू में आएगा। अब मैं चाहूं तो इन जीरो को इससे काट सकता हूं, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं सभी से 100 को कॉमन निकाल लूंगा, तो 1/100 आएगा, अंदर 5x प्लस 21 और 4 0 -7x, और ये 1800, ये इधर डिवाइड में उधर चला जाए तो यानी कि ये 5x और ये 7x आ जाएगा, माइनस का 2x आएगा, और ये भाई साहब उधर जाएंगे तो किसका हो जाएगा? ये उधर जाए तो माइनस का। पहले 100 जल्दी पहुंचेगा, तो ये 18 और 4 0 लग गई ना, और माइनस का 4 0 21 के साथ आ गई। तो ये देखो इससे कितना बड़ा है? 30,000 बड़ा है। कितना? यानी कि माइनस का 2x और 30,000 ये बड़ा है। 4 0 आ गई, लेकिन माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस लगेगा। माइनस माइनस कट गया, और ये 2 उधर जाके इसको चट गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आ गई बात? तो हम यहाँ पर थोड़ी सी क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मिस्टेक कर रहे हैं। परसेंटेज दिया हुआ है ना, उसकी वजह से। समझ रहे हो क्या? इस टाइप का मिस्टेक इस क्वेश्चन में भी होगी अपने साथ। क्या होगी बताता हूँ, राइट डाउन लिख लो। अब तो देखो, अब मैं ये करके दिखाऊं। अब ध्यान रखना इसके अंदर क्या है। जैसे यहाँ परसेंटेज था जिसकी वजह से मिस्टेक हुई थी ना, इसमें भी एक ऐसा ही कोई शब्द है जो अपनी मिस्टेक करवाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार पहले लिखा इसके अंदर फिजिक्स की बुक्स कितनी है, केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है? नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स कितनी है? 10 डजन, 10 दर्जन, 10 दर्जन। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स कितनी है? 8 दर्जन। नंबर ऑफ थोड़ा इकोनॉमिक्स की कितनी है? ये भी 10 दर्जन हो गई। यानी कि नंबर ऑफ बुक्स जो है ना, क्या कह रहा हूं मैं? इसकी मैट्रिक्स बना दी, नंबर ऑफ बुक्स, जिसको मैंने ए नाम दे दिया मैट्रिक्स को। और इसके चाहो तो लेटी हुई बना दो, चाहो खड़ी हुई बना दो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। तो पहली कितनी है? 120। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक दर्जन में 12 होती है, तो ये 10 × 12 करके। देखो पिछली बार भी मैंने क्या कहा था? परसेंटेज गलती करवा रहा था, इस बार गलती कौन करवा देगा? डजन करवा देगा, अगर उसको इंटू नहीं करेंगे तो। समझ रहे हो? फिर इसके बाद ये कितना है? 96, 12 8 जा, ये कितना आएगा? दोनों आंटी, ये लो तो 120 लिख दिया। चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं चाहते तो ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी। फिर बी को क्या लेना है? बी को लेंगे कॉस्ट ऑफ ईच बुक, है ना। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्या कॉस्ट है? पहले की 80, 60, 40। और खड़े को लूंगा, ये जरूरी नहीं है, लेना पड़ेगा, वरना अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? इसके साथ। हाँ, तो ये ध्यान रखो। क्या लिखूं? 80, इसकी बेटी, और ये 40 आ गया। यानी कि हमें क्या पता लग रहा है? नंबर ऑफ बुक्स क्या पता लगा? इनटू कॉस्ट ऑफ वन बुक, है ना, कॉस्ट जो भी है, और इक्वल टू में टोटल प्राइस। ये तो होता है। एक बात समझो कि 10 दर्जन ये थी, और 120 रुपए लग रहे हैं, नहीं लग रहे? भी 120 बुक्स है ना, और एक बुक के कितने रुपए लग रहे हैं? तो 180 को इससे करें तो 9600 रुपए लग गए। किसके लग गए ना? जबकि इसके कितने लगेंगे? केमिस्ट्री वाले 60 के हिसाब से करें तो इसके भी कुछ लगेंगे, लगभग 6-7 हजार, 5600 कुछ लगेंगे। ऐसे इसके लगेंगे 40 के हिसाब से 8400, और इन सब का टोटल करेंगे, वही तो आंसर आएगा। बट हमें स्पेशली मैट्रिक्स से सोल्व करनी है। किससे सोल्व करनी है? नहीं आई समझ बात? तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है।
तो नंबर ऑफ बुक्स की मैट्रिक्स क्या है 120, 96 और 120। और कॉस्ट क्या है 80, 60 और टोटल इधर निकालना है, टोटल प्राइस जो भी है। आप चाहो तो बिना उसके भी निकाल सकते हो, ठीक है। जब आपको अपना आंसर चेक करना तो डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। ये बुकों का तो हिसाब करना है। यस सर। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊं कितना आएगा 12 को 80 से, यानी कि 9600। भी देखो 12 8 जा 96, एक जीरो यहाँ थी, एक जीरो यहाँ लगा दी, प्लस 96 तो 6 से, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 9 जा 54 और 3 57 और ये जीरो आता ना ये। उसके बाद 12 को इससे करें तो 84 या 48, 48 और डबल जीरो आ गया, और ये टोटल प्राइस। अब आप इसको ऐड कर दो और जो आपका आंसर आता है उसे यहाँ पर लिख देना, कर दोगे? यस सर। राइट डाउन। बाकी मैं अगला क्वेश्चन करके फिर दिखाता हूँ, ठीक है। इसको लिख लो। अब पता लगा मैट्रिक्स का यूज क्या है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है। इसके अंदर मैं करवाने से पहले आपको दो छोटी बातें बताता हूँ। ये है मान लो ए मैट्रिक्स 2 3 1 0 होगी, और ये है मान लो 1 4 0 5 2 1 होगी। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, ए प्लस बी दो मैट्रिक्स हैं, क्या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बोलो, क्या मैं इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड कर सकता हूँ क्या? यस सर। कैसे करोगे बताना जरा, क्या आंसर आएगा? अरे इसका ऑर्डर क्या है सर 2 into 2 और इसका ऑर्डर क्या है? सर 3 into 2। क्या ऐड हो सकती हैं? ऐड होने के लिए या सब्ट्रैक्ट होने के लिए रूल क्या होता है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तभी हो सकता है। तो हमें ये पता चल रहा है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो। और सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए, ये बात बताई थी ना? यस सर। तभी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हमें इन दोनों बातों को यहाँ पर देखना है इस क्वेश्चन के अंदर, समझ रहे हो? अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस। कितनी मैट्रिक्स हैं? एक्स है एक, तो एक वाई है, एक जेड है और एक भी। ऐसे कुछ नहीं होती क्या सामने ऐसे मैट्रिक्स? सर एक डब्ल्यू भी है और एक डब्ल्यू भी है। डब्ल्यू कितने पे है? बीच में क्या? ये लो डब्ल्यू और ये पी, समझ में आया? यस सर। ऐसे होती है मैट्रिक्स। लेकिन हमें वो एलिमेंट नहीं दिए। क्या नहीं दिए? एलिमेंट। कि वो एलिमेंट है कौन से। तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 into n। 2 into n ऑर्डर है, यानी कि ऐसे कोई बनती है ना मैट्रिक्स, उसके यहाँ 2 into n एलिमेंट होंगे, यस सर। ठीक है। फिर y का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ y, ऑर्डर ऑफ z, ऑर्डर ऑफ w, ऑर्डर ऑफ p। ये सब के सब ऑर्डर दिए हैं। क्या दिया है? 3 into k, यानी कि इसका जो होगा मैं यहाँ पर रफली बता देता हूँ एक तरीके से। ऐसे मान के चलो 3 into k वाला ऑर्डर होगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है और k कितने, k के कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 अपने को नहीं पता, निकालना होगा एक तरीके से। z की 2 into p, यानी कि इसका कुछ इस तरीके से होगा। ये समझ में आ रही होगा? ये ऊपर से जा रहा है। ये वाला w n into 3 और इसका ये यहाँ आ गया। p के लिए p into k। हमें तो इसमें दोनों ही वैल्यूज नहीं पता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तक क्लियर है क्या? हमें वैसे टिक द करेक्ट है, इसे सोल्व नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। अब इसने कहा कि द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n p k p so on the, ये कोई कंडीशन दी है क्या? py प्लस, यानी कि हमें गिवन किया है वो मैं यहाँ लिखता हूँ py है और प्लस में w। एक बार के लिए भूल जाओ कि py क्या है wy क्या है। इस p को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? इस p को मैंने ऐसे लिख दिया। इस p के नीचे यहाँ ऑर्डर क्या है? p इंटू k इंटू में y की ऑर्डर क्या है? y का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू कहाँ पर है? ये रहा है ना, तो यहाँ लिख दो 3 इंटू k, लिख दिया। प्लस में w का क्या ऑर्डर है? n इंटू 3, समझ गए? और y का ऑर्डर क्या है? y का ऑर्डर बता रहे 3 इंटू। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये वाली मैट्रिक्स यानी p वाली मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो रही है? किससे हो रही है गरिमा? ये मल्टीप्लाई कब होती है? जब इसका c1 इसके
R2 के इक्वल हो, यानी कि इसका ये C2 है, ये कौन है C1 है ना इसका, और इसका ये है, यानी कि K की वैल्यू क्या होगी, 3 आपको कैसे पता लगा, इस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी K की वैल्यू क्या पॉसिबल हो रही है, 3 हो रही है। अगर यहां से इसको देखें तो ये देखो ये 3 और ये 3 सेम है ना, यस सर या नहीं है, यस सर बात समझ रहे हैं, ऊपर से जा रही है, आ रही है सर आ रही है। अब अपने को बताना है कि K की वैल्यू क्या बता दी, K की वैल्यू क्या बता दी, 3 बता दी, तो K की वैल्यू 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी कि या तो अपना ऑप्शन फर्स्ट और या फिर, ऑप्शन थर्ड लेकिन हमें साथ साथ में P की वैल्यू बतानी है, या तो P है वो N के इक्वल होगा, किसके, अदरवाइज P क्या होगा, आर्बिट्री। आर्बिट्री क्या होता है, स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से चाहे तो P वैल्यू ले सकते हैं 2, P चाहे तो 4, 5, कुछ भी, मतलब इसमें तो कह रहा है कि जितना N होगा उतना ही P होगा, नहीं यही बात समझे। आ रही है तो यहां पर आप सोच के बताओ कि P यहां पर यस सर है ना, यस सर और जबकि ऐड कैसे होंगी, कोई भी एलिमेंट ऐड कब होगा, जब उनका ऑर्डर से ऑर्डर सेम हो, तो इट मींस ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर मल्टीप्लाई होने के बाद इसके ऑर्डर जैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, यस सर बोलो। यस सर तो ये n इंटू 3 है, क्या है, एंड 3 और ये क्या है, p इंटू के k, तो ये k तो कह दिया 3 की इक्वल है, यस सर और तो p किसकी इक्वल होगा, एंड तो p इक्वल टू, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, समझ में आया या ऊपर से गया। हमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज में लेने, ऐड वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला। आप देख सकते हो ऑप्शन शायद फर्स्ट ही सही है, पीछे बताओ क्या है, क्या ऑर्डर है, फर्स्ट ही है ना, ठीक है। अब इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको देखो, मैं एक बार इसे तो कर लेता हूं एज। अब समझो हमें इसमें क्या है कि 7x माइनस 5z दिया है ना। अब एक बात बताओ कि x मैट्रिक्स मान लो आपकी ये है 1025, क्या है, ये मैंने अपनी तरफ से लेट किया है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी इधर, तो ये 7 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। लेकिन ये बताओ इसके ऑर्डर पे फर्क पड़ा क्या, तो किसी नंबर को, मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स है या फिर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है, स्केलर नहीं है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, है ना, तो इससे ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ये नई बात समझ में आ रही है। तो इट मींस हमें पता लग गया कि x माइनस जेड मान ले एक बार के लिए 7, इसको कुछ भी करें लेकिन ऑर्डर पे तो फर्क पड़ना नहीं है, और जब इनका ऑर्डर सेम है तो x का ऑर्डर क्या है, x मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू n है, और माइनस z का ऑर्डर क्या है 2 इंटू, तो ऐसा कब पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, बोलो, सेम हो। तो ये क्या कर रहा है, इफ n इज इक्वल टू p, n इज इक्वल टू p, आ ही रहा है क्या या नहीं आ रहा, आ रहा है सर देखो हिसाब से देखें तो 2 है वो 2 के इक्वल है, n है वो p के इक्वल है ना, और इसके अलावा क्या, इसका ऑप्शन क्या सही है, तो है 2 इंटू n। यस सर तो एक बात समझो, ये क्या है, 2 इंटू n तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 2 इंटू n है ना, क्या है, 2 इंटू n जबकि आपने कहा कि n है वो हमारा p की इक्विवेलेंट है, ऐसा गिवन है, यस सर यानी कि मैं इस p को n लिख सकता हूँ, यस तो सर दोनों ऑर्डर क्या बन गए, सेम 2 इंटू एन बन गया। अब आप कह दोगे नहीं सर हम तो इस n को p लिख दें, तो ऐसा ऑप्शन है क्या 2 इंटू पी वाला भी कहीं पे, नो सर p इंटू 2 है लेकिन 2 इंटू पी तो नहीं है ना, तो हम इस ऑप्शन को नहीं ले सकते, ये लेना पड़ रहा है मजबूरन, समझ रहे हो, ऐसा ऑप्शन क्यों चुना। तो क्वेश्चन कहाँ काम आ रहे हैं, कितना मतलब लॉजिक लगवा रहे हैं, पता लग रहा है क्या, एक्चुअल में ब्रेन को यही डेवलप करेंगे। इनको लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन और बाकी बचाना, स्क्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स वो वाला बताता हूँ, राइट डाउन। देखो आज आगे जो अपने करना ना टॉपिक था, एक तो सिमेट्रिक क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक था स्क्यू सिमेट्रिक क्या था। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, वो समझना क्या है। अगर मान लो मैंने कहा कि ए जो है मैट्रिक्स वो अपना मान लो 2 3 3 4 ये है, अगर आप इसके ट्रांसपोज करोगे, क्या करोगे, ट्रांसपोज यानी कि इस पे डैश लगा के करोगे, तो इसके इस रो को क्या लिख दोगे, कॉलम के फॉर्म में, इसे 3 4 को कॉलम के फॉर्म में। तो ऐसा करने पर इसमें कोई चेंज आया क्या, इसमें 2 3 था, ये 2 3 है, इसमें 3 4 था 3 4 है, कोई चेंज नहीं आया ना।
इट मीन्स हमारा ए और ए का ट्रांसपोज दोनों सेम है। ऐसा जब भी होता है तो हमेशा क्या बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। क्या बनता है, सॉरी सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, ठीक है। वहीं पर मैं कहूं कि ए जो है इसकी वैल्यू मान लो आपकी 2, बड़ी लेता हूं, एक मिनट रुको, कोई एग्जांपल के तौर पे जैसे 1 -1 5 और -1 2 और 1, ठीक है। 5 1 और 3 ये ले लिया एग्जांपल। इसका ट्रांसपोज करें तो क्या आ रहा है, 1 -1 और 5, ये पूरा पूरा चेंज हो गया। फिर इसका करें तो -1 2 और 1, उसका करें तो 5 और क्या सेम आया क्या, ये और ये सेम है क्या, देखो 1 -1 और 5 है, -1 2 और 1 और 5 1 3 तो सेम ही आ गया, तो सिमेट्रिक का बन गया। स्क्यू सिमेट्रिक का लेना है अपने को एग्जांपल, कोई और लेता हूं। जैसे मान लो ये ले लिया, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक का ले लिया। A इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0 ले लिया ना। इसका ट्रांसपोज करो, क्या आएगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये है ना। क्या सेम है क्या, नहीं है। लेकिन मैं इन सब से माइनस कॉमन निकाल दूं, यानी ए ट्रांसपोज माइनस कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, ये 0 ये 1 ये और ये, ऐसा आएगा ना। अब इसको मैच करो, इससे मैच हो रहा ना, तो इस बार हमारा माइनस कॉमन निकालने पर जो हमारा ट्रांसपोज, इसको इधर दे दो भले, वो ए के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, चाहे इसको ऐसा मान लो। तो ऐसा जब भी हो माइनस कॉमन निकालने पर इक्वल हो तो उसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है, ये क्या होती है। तो मैं भी एक एग्जांपल देता हूं, वो बताना मुझे। जैसे ए की वैल्यू है आपकी 1 2 3 4, इसे करके बताओ कि स्क्यू सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है, चेक करो इसको, राइट डाउन। आपने इसको चेक किया और क्या बताया कि ना ही तो, क्योंकि ये ना तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग इक्वल आई और ना वैसे, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में भरे पड़े हैं, ठीक है। यानी कि ए अपने को क्या दिया है, 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज क्या आता है, 1 2 3 4 आता है ना। लेकिन ये इसके जैसा नहीं बना। अगर ये ऐसा बन जाता तो इसे क्या कह देते, अगर ये ऐसा बन जाता तो क्या कह देते, लेकिन ऐसा कुछ बना ही नहीं। तो इसलिए हमें इसको नई फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा। स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए क्या करना होता है कि आप a प्लस a डैश को p मान लो। क्या मान लिया, यानी दोनों को ऐड करके p बना दो। a की वैल्यू क्या है 1 3 2 4 प्लस a डैश की वैल्यू क्या है 1 3 2 4 और इक्वल टू इसको p लेट कर लिया अपन ने, ठीक है। अगर प्रूफ करना पड़ जाए तो ऐसे ध्यान रखना है क्या करना हो। तो ये कितना आया 1 और 1 2 और 3 और ये 5 और ये, तो ये आपका क्या आ गया p आ गया। अब आप इसका p डैश बताओ कितना आएगा, मैं 5 5 8। तो ये देखो दोनों सेम आए कि नहीं आए। तो हमें क्या पता लगा कि p हमारा p डैश की इक्वल है, जो कि हमारा क्या है सिमेट्रिक है। तो याद रखना अगर किसी मैट्रिक्स को अपन कर रहे हैं और अगर वो सिमेट्रिक नहीं बन रही तो ऐसे में उसकी सिमेट्रिक कौन बनेगी, उन दोनों का प्लस करने एक नई जो क्रिएट कर देंगे ना मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज इक्वल ऑफ सिमेट्रिक बनाती। समझ में आ रही बात। और अगर आपको कहा जाए कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक चेक करो, क्या कराए, वो भी नहीं आ रही, मान लो भी कॉमन लेने पे भी नहीं आएगा, तो ऐसे में a माइनस a डैश को आप q मान लेना। क्या मान लोगे, तो a माइनस a डैश करो। a की वैल्यू क्या है 1 3 2 4 माइनस a डैश की वैल्यू 1 2 3 4 माइनस क्या q निकालो, q अपन ने लेट किया ये, ठीक है। क्या आएगा पहला 0 -1 1 0। अब इसका ये q आ गया, q का q डैश बताओ क्या आएगा 0 -1
यहाँ प्लस का 1 और ये 0 आ गया ना। लेकिन इसमें से माइनस कॉमन निकालें तभी तो क्यू के जैसा बनेगा ये, तो माइनस कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, यानी कि पता लग रहा है। तो ये हमें एक नई बात क्या समझ में आई, सिमेट्रिक के अंदर भी एक नई बात क्या समझ में आई स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर, कि अगर कोई मैट्रिक्स किसी का ट्रांसपोज करने पर भी स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं बन रही तो उसे बनाया जा सकता है। कैसे, उनका प्लस करके नई फॉर्म करके, या फिर उनको माइनस करके स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ये बात समझ में आई क्या या नहीं आई? अब इतना काफी है या फिर आगे और बताऊं, थोड़ा और बताऊंगा, ठीक है। पहले जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया कि वेरीफाई करना है a इज इक्वल टू 1657 है, क्या है, इसको आप प्रूफ करोगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक भी, प्रूफ वेरीफाई करो आप इसको, स्क्यू सिमेट्रिक भी है एंड सिमेट्रिक भी है, दोनों बातें प्रूफ करो और यूजिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को यूज में लेते हुए, ठीक है। क्योंकि वैसे तो होगी नहीं, करो एक बार फिर मुझे बताओ। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सिमेट्रिक सिर्फ यही नहीं, आगे भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी से बेस्ड मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, वो देखना, उसमें थोड़ा अलग है, क्या चीज सीखने को मिलेगी वो देखना। एक बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। अपने को क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग है matrices, the sum of the symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। मतलब क्या है समझना, इसमें ऐसे कह रहा है, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया a इज इक्वल टू 3 1 5 -1, ये ले लिया, ठीक है। इस वर्ड पे फोकस रखना है इस बार, ठीक है। 3 5 1 -1 है, तो a डैश क्या आएगा, बोलो लकी, ये आ रहा है ना, क्या दोनों इक्वल आए, तो अपन ये तो नहीं कह सकते, तो अपना वही जुगाड़, a प्लस a डैश को क्या माना, क्या p मान लिया। चलो 3 1 5 -1 प्लस a डैश को क्या मानू, ये p है। अब यहां से क्या कुछ कर सकते हैं, तो ये 3 3 6, ये 5 और 1, ये 6 और वो -2 आएगा, p आ गया। अच्छा माइनस करूं तो क्या आता है, a माइनस a डैश कर दूं तो q, लेट करते हैं, करें जरा, 3 1 5 -1 माइनस a डैश की वैल्यू 3 5 1 -1 इज इक्वल टू में q, ठीक है। अब ये 3 और 3 किया 0 आया, ये 5 और 1 किया 4 आया, 1 को 5 से करवाया -1 को उससे करवाया तो ये लो q आ गया। अब हमें इसको करेंगे तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, क्या आएगा ये, लेकिन क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में कह रहा कि जो आपने निकाला क्या सिमेट्रिक और उसका सम करो, उसका क्या करो सम, ठीक है। यानी कि आपको कहा कि सिमेट्रिक जो बनाई p जो बनाई है प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक जो बनाई है, उन दोनों का सम आपके a मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। एक तरीके से क्वेश्चन है ऐसा कह रहा है, तो सिमेट्रिक कौन है, p भाई साहब है, ये q भाई साहब है, ये a निकालना है, ठीक है या नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए। तो p की वैल्यू क्या है बोलना, दिस वन 6 6 6 -2 प्लस q की वैल्यू क्या है 0 -4 4 0 और a की वैल्यू क्या है 3 1 5 -1, यही है ना। इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, क्या आता है 6 आता है। इसको सॉल्व करें तो, इसको सॉल्व करें तो, उसको सॉल्व करें तो यही आ रहा ना, लेकिन इधर से नहीं आ रहा, नहीं आया ना। लेकिन अगर यहां से 2 कॉमन ले लूं सभी से तो क्या आएगा, इस 2 कॉमन लूं तो ये 3 5 2 सॉरी 1 और -1 क्या सेम आ रहा है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी जोर समझ में आ रही है, क्या कि कभी कभी अगर प्लस करने पर सेम नहीं आएगी, ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उस दौरान हमें इन दोनों का जो सम आ रहा है उसको हाफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो,
आया क्वेश्चन में या ऊपर से गया? और ये है क्या समझ? आगे सर यानी कि अगर आप इसको स्टार्टिंग में यहाँ पर हाफ कर दोगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा? सिंपल पी की वैल्यू, एक मिनट एक बात सुनो ना। हाँ चलो, क्या आएगा? 3 3 3 1 आएगा ना। और इसका भी हाफ करना पड़ेगा, फिर जब ये भी करोगे तो क्या करना पड़ेगा? तो मैंने क्या कहा था कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर सेम आ रहा स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस करने पर आ रहा तो स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन कभी कभी प्लस करने पर पी बनाएंगे, पी को बना के दिखाएंगे, माइनस करके क्यू को स्क्यू बनाएंगे। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन भी दे देंगे जहां पर सम, तो ऐसे में वो मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है कि वहां पर क्या कॉमन ले, हाफ वगैरह कॉमन निकालने पे बनेगी, समझ गए? तो इसको तो लिख लो, इसके जो 7th 8th और 10th वाला जो क्वेश्चन है ना, वो इसी तरीके के सोल्व करके लेके आना फिर, ठीक है? अब इतना ही करते हैं आज।